मिडाइवल इंडिया की ओर चलेंगे। और ये जो कंट्रोवर्सी बार बार आ रही कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, या कुछ स्टेट में ऐसा मैं सुन रहा हूँ, ख़ासतौर से यूपी पीसीएस के लिए, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। देखो एक बात याद रखो, पोस्टपोन हो गया हो चाहे ना हो गया हो, सबके लिए बराबर दिन जुड़ जाएंगे। नहीं हुआ तो सबके लिए बराबर 27-28 दिन अवेलेबल रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि डेट बढ़ी नहीं बढ़ी इन सब चीज़ों को छोड़कर अपना सिलेबस ख़त्म करना चाहिए। देखो आप वो वाली क्राउड मत बनो जो गैम्बलर चैनल्स होते हैं, रोज़ स्ट्रेटजी बताते हैं, रोज़ फालतू की चीज़ों में आपका टाइम ख़राब करते हैं, रोज़ ये हो गया, आज ये हो गया, कल वो हो गया। ये सब करके कुछ नहीं होता बेटा। आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो एक बात याद रखना, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस स्ट्रेटजिकली पूरा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे रोज़ स्ट्रेटजी बनाने, अंतिम 40 दिन की ये स्ट्रेटजी है, अंतिम 30 दिन की ये स्ट्रेटजी है, अंतिम 25 दिन की ये स्ट्रेटजी। ये सब करने से क्या होगा? ये सब करके आप सिंसियर कैंडिडेट नहीं बनोगे, ठीक। तो चलो सब फालतू की बकवास छोड़ो और अपना सिलेबस पूरा करो। हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया की, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास। चूँकि ये बाइलिंगुअल मीडियम में है तो हिंदी मीडियम के बच्चे पूरी तरह से ऑथराइज हैं अपना हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पूछने के लिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चलो आपने पहले इतिहास पढ़ा नहीं पढ़ा ये सब उतना मैटर नहीं करेगा। आप हमारे साथ इसको कवर करोगे, रिवीजन करोगे तो निश्चित तौर पर आपका जो टॉपिक है वो कवर होगा। तो ये शुरू होता है ना मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो मुस्लिम आक्रांता थे 8वीं-9वीं शताब्दी के, जब वो भारत में आक्रमण करना शुरू करते हैं वहाँ से बात शुरू होती है। जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि 570 ईडी में मक्का में हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की एंड ही डाइड इन 632। इंडिया वॉज नेम्ड हिंदुस्तान बाई इरेनियंस ने इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया था। और जो ग्रीक्स होते हैं, यानी कि जो यूनानी होते हैं, वो इसको इंडिया कहते हैं, ठीक। और फर्स्ट यूज टर्म हिंदू बाई अरब्स, हिंदू जो है शब्द पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया? अरब्स के द्वारा। कुछ और, हाँ, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया वाज इन 712। उसके पहले भी मुस्लिम रूलर्स ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन पहला सफलतापूर्वक जो आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इन्वेडर जिसने कि सिंध पर कनकर्ड किया 712 में, सिंध को 712 में कनकर किया, वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। इंपॉर्टेंट है, रूलर ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन। जब अरब इन्वेजन हुआ उस समय सिंध का रूलर कौन था? तो दाहिर था। ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, दाहिर का नाम याद रखेंगे। राजा दाहिर वाज हिंदू रूलर इन द सिंध, जब अरबियों ने भारत पर पहला सफलतापूर्वक आक्रमण दर्ज किया या सफलतापूर्वक इन्वेजन दर्ज किया। अब हमको कुछ ये स्रोत पकड़ने होंगे, कहाँ से हमको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं कभी, ठीक। तो ये हमको एक एक करके, जो उस समय के इतिहासकार हैं जिनमें एक रेपुटेटेड है वो है अल बरूनी, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा फैक्ट हमको ध्यान देना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अल बरूनी के बारे में और जो भी उस समय के इतिहासकार हैं उनके बारे में छोटा छोटा रेफरेंस मिलता है। तो अल बरूनी का जन्म कब हुआ? 973 में, ठीक। ये संस्कृत जानता था, संस्कृत समझता था। ये पहला मुस्लिम है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, ये पहला मुस्लिम है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, या ये कह लो कि ये पहला मुस्लिम इतिहासकार है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, ठीक, पुराणों का अध्ययन किया। इसकी किताब है तहकीक ए हिंद, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये ख्वारिज़म में इसने जन्म लिया था और ये ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान में है, ठीक। और 11वीं सेंचुरी में ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये जो अल बरूनी हैं ये 11वीं सेंचुरी में किसके साथ भारत आया था?
महमूद गजनवी। अब आप बोलोगे 11वीं सेंचुरी कब से शुरू होता है, तो देखो 973 में पैदा हुआ, 1001 से लेकर 1099 यानी कि 1001 से लेकर 1099 तक 11वीं सेंचुरी कहलाता है, 11वीं शताब्दी कहलाता है। ठीक, ये तो इस पीरियड में कभी बीच में आया होगा। हम इसकी क्रोनोलॉजी गजनवी से लिंक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हिस्टोरियन जो कि एस्ट्रोनॉमी जानता था, यही अल-बिरूनी। ज्योग्राफी जानता था, तर्कशास्त्र जानता था, फार्माकोलॉजी जानता था, मैथमेटिक्स, धर्म, थियोलॉजी, इन सब के बारे में इस व्यक्ति को जानकारी थी। विद्वान था, इसमें डाउट नहीं है। ठीक, चलिए अब हम कुछ और क्रोनोलॉजी, कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें फैक्ट के तौर पर देखते चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उनका बिल्डअप हुआ है। जैसे कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार कब होता है, 1193 से 1202 के बीच में। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बर्बाद की गई कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार के दौरान, यानी कि इसी के दौरान, और ये खिलजीज का समय था। ठीक, और ओदंतपुरी में कैप्चर कर लिया गया था। ओदंतपुरी में भी एक विश्वविद्यालय था बिहार में ही, तो ये भी खिलजी के द्वारा ही कैप्चर किया गया था। इसके अलावा इन्वेजन ऑफ बंगाल होता है 1198 से 1203 के बीच में, और वहाँ उस समय रूलर कौन था, तो लक्ष्मण सेन वहाँ का राजा था, और वो भाग गया बिना लड़े हुए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ से इसके बाद उसने ईस्ट बंगाल में शरण लिया जाके, और डिक्लेयर्ड लखनऊती टू बी कैपिटल। इसने जो है लखनऊती को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। ठीक, कुछ और बातें हम देखते हैं। अब यहाँ से हमको डेवलपमेंट सब समझ में आएगा। जैसे कि जो उतबी था वो कौन था, उतबी कोर्ट हिस्टोरियन था। अच्छा, बीच बीच में जो हम फैक्ट पढ़ते चलते हैं ना, वो भले उस क्रोनोलॉजी को मैच नहीं करते हों, चूँकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इस टेक्स्ट में दिया गया है। उतबी क्या था, कोर्ट हिस्टोरियन था। किसका कोर्ट हिस्टोरियन था उतबी? सो उतबी वॉज कोर्ट हिस्टोरियन एंड ऑथर ऑफ तारीख यामनी एंड किताब अल यामनी, इन दोनों का लेखक था। किसका कोर्ट हिस्टोरियन था, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे जब रूलर्स के बारे में देखेंगे। चूँकि हम उतबी को क्यों पढ़ रहे हैं, ये गजनवी से रिलेटेड था, तो कोर्ट हिस्टोरियन किसका होगा, गजनवी का होगा। ठीक, महमूद गजनवी से रिलेटेड था, तो ये कोर्ट हिस्टोरियन किसका होगा, महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन उतबी, उसने लिखा तारीख यामनी और किताबल यामिनी, ये दो किताबों का उसने रचना किया। ठीक, अच्छा, महमूद गजनवी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इसने यह गजनी का रूलर बना 998 ईस्वी में या एडी में। ये एजुकेटेड था और पोलाइट था। इसके अलावा ये स्कॉलर्स के रिस्पेक्ट करता था, आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट करता था। इसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए जिसमें कि संस्कृत में चीज़ें इंस्क्राइब की गई, यानी कि संस्कृत में भी उसकी रचना की गई, संस्कृत में उसमें टेक्स्ट खुदवाए गए, इसका ये मतलब है। तो क्या क्या बात है हमको याद रखनी गजनी के बारे में या गजनवी के बारे में। गजनवी ने 998 में गजनी का शासन प्राप्त किया। ये पढ़ा लिखा था, स्वभाव से विनम्र था, विद्वानों की, कलाकारों की रिस्पेक्ट करता था। इसने चांदी के सिक्के बनवाए जिसमें संस्कृत से डेटा इंस्क्राइब किए। कुछ और बातें, इनका एक और कोर्ट स्कॉलर था जिसका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी भी महमूद गजनवी का कोर्ट स्कॉलर था, यानी कि इनके राज दरबार में विद्वान था। और ये बैहाकी जो कि ऑथर था तारीख सुबुक्तगीन का, एंड उजारी पोर्ट ऑफ पर्शिया, ये सब इसके समय से रिलेटेड हैं। तूसी एंड उनसूरी ये खुरसानी स्कॉलर थे जो कि आज़ादी और फारूकी क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे। इन्वेजन ऑफ इंडिया, अब महमूद गजनवी ने भारत का इन्वेजन कब किया, तो 999 से लेकर 1027 यानी कि 1027 एडी के बीच में, और उसने 17 बार भारत में आक्रमण किया। इसका पर्पस लूट था,
ये राजवंश स्थापित करने के उद्देश्य से भारत नहीं आता था। और 1026 में यानी कि 1026 ईस्वी में इसने सारनाथ टेम्पल का पर लूट किया। मतलब सारनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, वहाँ पे इसने लूट दर्ज की। और 1019 से 1020 के बीच में खासतौर से फर्स्ट अटैक इसने चंदेला पे किया, चंदेल राजाओं पे, देन रूलर विद्याधर पे किया। और इसका जो ये चंदेलों का जो सबसे पावरफुल रूलर था वो भी विद्याधर था। तो यही अपने आप में मोस्ट पावरफुल रूलर था और इसने इन्हीं पर अटैक किया, महमूद गजनवी ने। कुछ और चीज़ें देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखो, फर्स्ट इन्वेजन इसने गौरी ने कब किया? 1075 में। कहाँ? मुल्तान पर। इसके बाद 1078 में इसने गुजरात पर अटैक किया अगेंस्ट। वहाँ पे राजा कौन था? भीमा टू, जिसको कि मूल राज टू भी कहते हैं। और बैटल ऑफ माउंट आबू इसी से रिलेटेड है, यानी कि माउंट आबू का युद्ध। और गौरी की पहली डिफीट इंडिया में होती है भीमा टू के द्वारा। ठीक, और कुछ फैक्ट देखेंगे। 1091 में बैटल ऑफ तराइन होता है, ये पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। और पहले युद्ध में गौरी की हार होती है, लेकिन दूसरा युद्ध जब तराइन का होता है तो इसमें मुस्लिम पावर इंडिया में स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी भारत में अपना रूल इस्टेब्लिश करता है, मुस्लिम पावर इंडिया में इस्टेब्लिश करता है। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद की हार होती है। बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद की हार 1194 में होती है। और इसने सिक्के निकाले, जिसमें एक साइड लक्ष्मी जी का रिप्रेजेंटेशन था और दूसरी साइड अरेबिक में कलमा लिखा था। ठीक, तो ये दोनों बातें भी इससे रिलेटेड हो जाएंगी। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कि फिरदौसी जो है वो शाहनामा का लेखक था। अलप्तगीन जो फाउंडर था गजनी या यामिनी डायनेस्टी का। इसके अलावा फरिश्ता जो आथर था तहरीक फरिश्ता का। भीमदेव वन ने सोमनाथ टेम्पल बनवाया, रिकंस्ट्रक्शन किया कहना चाहिए। भीमदेव वन ने सोमदेव का मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया। और मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने किया, वो गलत हो जाता है। ये काम मोहम्मद गौरी ने इंडिया में शुरू किया था। पहला इक्ता मोहम्मद गौरी ने किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत स्लेव डायनास्टी कहने का मतलब गुलाम वंश की शुरुआत होती है। गुलाम वंश की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये मोहम्मद गौरी का ना तो भाई था, न भतीजा था, न साला था, न रिश्तेदार था। क्या था? गुलाम था। इसलिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का फाउंडर कहा जाता है। 1206 से 1290 के बीच में यह गुलाम वंश दिल्ली की गद्दी पर इसने अपनी सल्तनत कायम की, यानी कि यहाँ के सुल्तान रहे गुलाम, जिसमें कि ये सभी सुल्तान तुर्क थे बेसिकली, और डिफरेंट लीनियज के थे। मतलब किसी एक ही वंश के नहीं थे, लेकिन अलग अलग वंशों के थे, लेकिन इनकी जो मूल ओरिजिन थी वो तुर्की थी। ठीक, तुर्क थे ये। आज का जो टर्की है वहाँ से तुर्क की पहचान होती है। और ये इंडिपेंडेंट होते थे। इसके अलावा मोर सूटेबल टू कॉल देम अर्ली टर्क सुल्तान, इनको ज़्यादा अच्छा कहना होगा कि पुराने टर्क सुल्तान थे, यानी कि तुर्की सुल्तान थे, या दिल्ली की मामलुक सुल्तान इनको हम कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ सुल्तान। तो इनको मामलुक वंश भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी ऑफ सुल्तान की जगह मामलुक डायनेस्टी भी कहा जा सकता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि बहुत कम टाइम के लिए 1206 से 1210 के बीच में, मतलब ले दे के 4-5 सालों वो दिल्ली सल्तनत का जो है वो बादशाह था या सुल्तान था, उसके समय क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये पहला वो राजा था जिसने स्लेव डायनेस्टी के अंदर में, और इसने अपने आप को टर्किक ट्राइब से एसोसिएट किया कि ये तुर्की जनजाति का व्यक्ति है। और इसने अवॉइड किया टाइटल ऑफ सुल्तान
फॉर लाइफ। इसने अपने जीवन में अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, ठीक। और ये सिपह सालार नाम से अपना राज चलाता था कि मैं सिपह सालार हूँ, केवल मैं सुल्तान नहीं हूँ। वाइल जब ये पोलो खेल रहा था तो ये घोड़े से गिर जाता है और तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 में, ठीक। इसके जो मेन टाइटल्स थे वो कुरान खान था। कुरान रिसाइटेशन इन मेलोडियस वॉइस, ये जो कुरान का है उसका रिसाइटेशन मेलोडियस वॉइस में करता था। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं सूफी संतों से प्रभावित रहा होगा। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, अपने अच्छे स्वभाव के कारण या अपने अपने उस स्वभाव के कारण जिसमें ये कमज़ोरों और गरीबों और असहायों की रक्षा करता है, इसलिए इसको लाख डोनेशंस वगैरह चैरिटीज़ वगैरह करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं। और गॉट द नेम फॉर डोनेटिंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ये डोनेट करने के लिए ही इसको लाख बख्श कहा जाता है। इसके अलावा इसका ये राज सिंहासन में कब आया? तो जून 1206 में इसका कोरोनेशन होता है, मतलब राज तिलक होता है। और ये 3 महीने बाद जब गौरी की डेथ हो जाती है उसके बाद इसका कोरोनेशन होता है। इसने अपने कैपिटल लाहौर बनाई थी और पत्र जारी किए, ठीक। नहीं, नॉट पत्र जारी करना, ये डिस्चार्ज लेटर। आई डोंट नो व्हाट एसेंस इज दिस, इसका एसेंस क्या है ये अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक। 1208 में ये फ्री हो जाता है फ्रॉम स्लेवरी बाई गयासुद्दीन मामलुक, गयासुद्दीन महमूद द सक्सेसर ऑफ गौरी। यानी कि 1208 में ही जो गौरी का सक्सेसर है उसके द्वारा इसको फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक। अर्ली लाइफ के बारे में इसके हम कुछ बात करेंगे। तो इसने परचेज किया स्लेव बॉय काजी अजीज़ कूफ़ी, इसने एक स्लेव लड़का परचेज किया, खरीदा, जिसका नाम था काजी अजीज़ कूफ़ी। और किससे इसने परचेज किया था? बाई गोरी इन गजनी, और उसको प्रमोट किया अमीर अखूर के नाम से, प्रमोटेड टू पोस्ट ऑफ अमीर अखूर बाई गौरी। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी अजीज़ कूफ़ी नाम के स्लेव बॉय को परचेज किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। कहाँ पर? गजनी में। और इसको प्रमोट किया, बनाया क्या? अमीर अखूर पद से इसने ऐबक को नवाजा था। किसने? गौरी ने। इतनी बातें हमको यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके अलावा इसने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाए। क्या क्या बनवाया? तो कुवातुल इस्लाम, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तीनों किसके द्वारा बनवाए गए? ये बनवाए गए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। थोड़े से इसका पीरियड था, उसी में इसने जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करवा लिए। इल्तुतमिश के बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि इल्तुतमिश एक तुर्क था और इलवारी ट्राइब से बिलोंग करता था। इसके अलावा ये भी अपने आप में स्लेव था, स्लेव ऑफ द स्लेव। तो ये इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते थे। और ये था गवर्नर कहाँ का, या इक्तादार था कहाँ का? बदायूं का। ये बदायूं जो यूपी में है उसका ये इक्तादार था। बट ये फर्स्ट नहीं था, ये याद रखना। सुल्तान बनने के पहले ये इक्तादार था। और ऐबक ने भी फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाई ऐबक ऑन द ऑर्डर ऑफ गौरी। गौरी ने जैसे ऐबक को स्लेवरी से फ्री किया, यानी कि गुलामी से आज़ाद किया था, वैसे इसको भी ऐबक ने, यानी कि ऐबक ने इल्तुतमिश को भी फ्री कर दिया था, गुलामी से आज़ाद कर दिया था। तो ये भी अपने आप में फ्री हुआ है। अच्छा, इसने अथॉरिटी प्राप्त की किसने? खलीफा से, कैलिफ्स जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कैलिफ्स को अथॉरिटी मानता था, इससे ये भी मतलब है। एंड इसने पोस्ट ऑफ सुल्तान एक्सेप्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। किस टाइटल से? सुल्तान आजम के टाइटल से इसने सुल्तान की पोस्ट को स्वीकार किया। और खिलाफ सर्टिफिकेट प्राप्त किया 1229 में, यानी कि खिलाफ सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र प्राप्त किया कब? 1229 में। किससे?
खलीफा से, कैलिफ से। इसके अलावा कि ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट इसने बनाया। इल्तुतमिश ने अपने आप को लेजिटिमेट सुल्तान माना। ये एक तरीके से लेजिटिमेट सुल्तान था। लेजिटिमेट सुल्तान कहने का मतलब ऐसा सुल्तान जिसकी मान्यता है। मान्यता, जैसे खलीफा ने इसको मान्यता दी, एक ये इसका बड़ा फैक्टर था। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो गंगेज खां यानी कि चंगेज़ खां, जिसको गेंगिस खां भी हम लोग कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इसके समय में अटैक किया। अटैक करने वाला था, अटैक किया नहीं। क्यों नहीं अटैक किया? आ गया था लेकिन अराइवल था, अटैक नहीं किया। तो उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि मंगबर्नी, जो कि चंगेज़ खान से युद्ध कर रहा था, गेंगिस खान से युद्ध कर रहा था, और वो भारत में रिफ्यूज़ चाहता था। रिफ्यूज़ का मतलब शरणार्थी होना चाहता था, और इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया। इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया। इस वजह से चंगेज़ खान खुश हुआ और उसने भारत पर अटैक नहीं किया। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार की शायद चौथी, परहैप्स ये कंफर्म करना पड़ेगा, फोर्थ जो स्टोरी थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसको इसने कंप्लीट करवाया। चौथी मंजिल को इसने कंप्लीट करवाया, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, पूरी तरह से बन नहीं गई थी। और इल्तुतमिश के बारे में, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक सुल्तान था, उसने कुछ सिक्के इशू करवाए और वो प्योर अरबिक के थे। ठीक। इसके अलावा इसने राइटिंग ट्रेडिशन शुरू किया। किसमें? इसने अपना नाम मिंट करवाया ऑन द कॉइन्स। मतलब सिक्कों में उनका नाम मेंशन किया, जैसे टंका, जीतल, ये नाम सिक्कों में लिखे रहते थे, अपना नहीं, सिक्कों का नाम। तो टंका होता था सिल्वर कॉइन और जीतल होता था कॉपर कॉइन। टंका होता था सिल्वर कॉइन, जीतल होता था कॉपर कॉइन, और इस सिक्कों का इसने नामकरण किया। अब देखो, इसकी बेटी थी रजिया। रजिया सुल्तान एक मुस्लिम महिला थी, और ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी मिडाइवल इंडिया की, और इसने 1236 से 1240 के दौरान रूल किया। रजिया ने प्राइमरी फोकस किया कि पावर को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाए इन द स्टेट। ठीक। वो मतलब सुल्तान थे, तो सारी पावर वो अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहती थी, इकट्ठा करना चाहती थी। इसलिए इसने जो है, जो उस समय की तुर्कानी चहलगानी थी, उससे भी विरोध मोल लिया। तुर्कानी चहलगानी बेसिकली 40 तुर्कों की, या अमीर्स जो होते थे, यानी कि जो विशेषज्ञ होते थे, अमीर्स होते थे, उनकी एक काउंसिल थी, आप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ 40 टर्किक ऑफिसर। बेसिकली अमीर आप समझ लो, उनकी हैसियत मिनिस्टर से कम नहीं थी, आप ये समझ सकते हो। तो उनसे इसने काफ़ी बैर भी लिया, और यही वजह थी कि जो तुर्कानी चहलगानी थी, पहले तो तुर्कानी चहलगानी इसकी औरत होने पे खुश नहीं थे कि एक सुल्तान एक औरत है, उससे खुश नहीं थे। और इसने भी, रजिया ने पावर कंसंट्रेट करने की कोशिश की, इस वजह से इसने तुर्कानी चहलगानी से काफ़ी एंटेगनिस्टिक रिलेशन मेंटेन रखे। तो तुर्कानी चहलगानी रिस्पॉन्सिबल थे इसको ओवरथ्रो करने के लिए, और उन्हें, जिसको चालीसा भी कहा जाता था, इस तुर्कानी चहलगानी को चालीसा भी कहा जाता था। अगर आ जाए चालीसा तो याद रखना इसी के बारे में। तो तुर्कानी चहलगानी ने रजिया को ओवरथ्रो कर दिया। कुछ फैक्ट हम बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसके बाद और इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। तो किंग ऑन अर्थ, यानी कि नियामत खुदाई, अपने आप को किसने बोला? बलबन ने। नियामत खुदाई मतलब खुदा की नियामत, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, किंग ऑन अर्थ, किंग जिल्लाह या जिल्ले इलाही। ठीक। यानी कि गॉड, धरती में गॉड की इमेज, उसने अपने आप को कौन बोला? बलबन। ऑर्डर ऑफ द किंग इन ऑनर आफ्टर द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के बाद सबसे बड़ी हैसियत किसकी है? तो वो किंग अपने को बोला बलबन ने। और इसने अपने आप को, इसने फाउंड किया क्या? थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि फर्स्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ये फाउंडर था थ्योरी ऑफ किंगशिप की, और ये पहला दिल्ली सुल्तान था ये करने वाला। इसके अलावा एडवाइस टू बुगरा खान, जो कि सन था,
पोस्ट ऑफ सुल्तान इज लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक, इसने अपने बच्चों को इस नसीहत दी कि जो सुल्तान की पोस्ट होती है वो लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी होती है, मतलब अधिनायकवाद का प्रतीक है। सुल्तान चाहे जो करे और जिस तरह से करे, वो किसी के आदेश से बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि उसने अपने आप को, बलबन ने क्या किया, वो उसने अपने आप को खलीफा से नीचे नहीं माना, उसने अपने आप को प्रॉफिट के नीचे माना, और इस तरह से उसने अपने आप को खलीफाओं, अमीरों, इन सब से ऊपर का पद डिक्लेयर कर दिया। ये सुल्तान कब से कब तक रहा, तो 1266 से लेकर 1286 तक। एक बात और बताएं, बलबन बहुत बूढ़ा था जब वो शासन में आया था। ठीक, इसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन, इसका दूसरा नाम था उलुग खां, इसका रियल नाम था बहाउद्दीन, जबकि ये भी अपने आप में इलबारी टर्क से एफिलिएशन दिखाता है। अर्ली लाइफ, ये कैप्चर कर लिया गया था मंगोलों द्वारा इन चाइल्डहुड, बचपन में मंगोलों द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया था, और इसको लाया गया कहाँ, ख्वाजा जमालुद्दीन ऑफ बसरा इन गजनी, यानी कि गजनी के बसरा में इसे लाया गया। किसके द्वारा, ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा। ब्रॉट टू दिल्ली, दिल्ली लाया गया 1232 AD में। ब्रॉट टू इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के पास लाया गया 1233 में, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्वालियर। अब देखो 1233 में इल्तुतमिश के पास आया, 1266 तक उसने इल्तुतमिश के आसपास सेवाएं दी, चूँकि 1266 में ये सुल्तान बना। ठीक, अच्छा, इसने कुछ शादी संबंध और कई तरह के रिश्ते भी बनाए। थ्योरी ऑफ किनशिप के बारे में इसकी बात और आगे समझ लेते हैं, जिसने इसने शुरुआत किया। तो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन का मतलब ये था कि सुल्तान जो है वो संपूर्ण प्रभुसत्ता का मालिक है। इसके अलावा ये बोलता था कि सुल्तान को जो ऑफिस है ना वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, गॉड गिवन है, अल्लाह द्वारा प्रदत्त है। सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक, और सुल्तान को ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। और इसने रिचुअल्स शुरू किए, कौन से, सिजदा एंड पाइबास, यानी कि सजदा जो करना आप लोग जानते हैं ना वो, और पाइबास, पाइबास मतलब सुल्तान के अंगूठे को चूमना, ये पाइबास होता था। ये दोनों रिचुअल बलबन ने शुरू किए। समझ लीजिए, बलबन जो है खतरनाक था, पावरफुल था। इसके अलावा इसने कौन कौन सी पोस्ट और शादी संबंध स्थापित किए, तो इसने रिसीव्ड किया रैंक ऑफ खासदार फ्रॉम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से इसने खासदार की रैंक प्राप्त की। अमीर सिकंदर फ्रॉम रजिया, रजिया से इसको अमीर शिखर, नॉट सिकंदर, अमीर शिखर, यानी कि जितने अमीर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इसको माना गया रजिया के द्वारा। अमीर अखूर इसको दिया गया बहराम शाह के द्वारा। अमीर अखूर इसको किसने दिया, बहराम शाह ने, ये फैक्ट याद रखना। और 1249 में डॉटर्स मैरिज विद सुल्तान नसीरुद्दीन, बलबन ने अपनी बेटी का ब्याह किससे किया, सुल्तान नसीरुद्दीन से। अब देखिए क्या क्या इसने गवर्नमेंट सरकारी काम करवाए, तो उनमें प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरोज फेस्टिवल, ये पारसियों का नवरोज फेस्टिवल है, उसको इसने शुरू करवाया। ठीक, इसके अलावा दीवाने अर्ज, ये दीवाने अर्ज यूपीएससी में पूछा गया था ना, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ठीक, और ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया, जिसका मिनिस्टर होता था इमादुल मुल्क, किसका, मिलिट्री डिपार्टमेंट का, हमने बात किया ना। और इसके अंतर्गत ये इसने बनाया था, किससे कम्पीट करने के लिए, मंगोल से लड़ने के लिए इसने दीवाने अर्ज बनाया था, और जिसका मिनिस्टर होता था इमादुल मुल्क। अच्छा, इसने इसको फ्री रखा, किससे, फाइनेंशियल कंट्रोल से, ऑफ द वजीर, जो इनके 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 सल्तनत का वजीर या प्राइम मिनिस्टर होता था, उससे इसने दीवानी अर्ज डिपार्टमेंट को फ्री रखा। मतलब ये जो इमादुल मुल्क है, ये जो मिनिस्टर है, सीधे बलबन को रिपोर्ट कर सकता था। तो ये तो हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें पढ़ी हैं गुलामों के बारे में। अब हम थोड़ा सा खिलजी डायनास्टी में एंटर करना चाहते हैं। चलो खिलजीज़ के बारे में समझते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 AD से जिसका इतिहास शुरू होता है, जब इसका कोरोनेशन होता है, राज तिलक होता है तब। और इसको अमीर तुजुक की उपाधि दी गई थी, इसने दिया जलालुद्दीन ने, किसको, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन बेसिकली इसका भतीजा था, जो कि इसकी डॉटर से जलालुद्दीन की डॉटर से इसने शादी भी की। ठीक है, किसने, अलाउद्दीन ने।
और ये इसको इसको लिबरल एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है, यानी कि उदारवादी था, लेकिन जो सत्ता और पावर के बिंदु थे उसमें ये सारी पावर अपने पास रखना चाहता था, एब्सोल्यूट सत्ता। ठीक, ये पहला सुल्तान था क्या करने के लिए, जिसने कि लैंड को रेंट करने के लिए मेजरमेंट शुरू किया, मापन शुरू किया, पहला सुल्तान, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब पहला सुल्तान कहने का मतलब ये जो मुस्लिम रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत, उनमें पहला सुल्तान। ठीक, अच्छा, जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स थे इसके, वो कौन थे, तो खुता, मुकद्दम और चौधरी, ये इसके पुराने रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे। देखो, अब ये मुकद्दम चौधरी ये यूपीएससी में आया था, तो क्या थे, रेवेन्यू ऑफिशियल थे, किसके अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत। ठीक है, और इसने कुछ जो पावर अलग किए वो कौन कौन से थे, राइट टू कलेक्ट द रेंट, एंड इसने ऑल प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया, इन अधिकारियों के जितने प्रिविलेजेस थे उसको इसने ख़त्म किया। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। और इसने स्टार्ट किया टैक्स कलेक्शन फ्रॉम देयर लैंड टू, तो जितने रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे उन सब के ऊपर भी इसने, उनकी ज़मीनों पर भी इसने टैक्स लिया, ये इसकी खास बात थी, इसने किसी को छोड़ा नहीं टैक्स कलेक्शन के मामले में। अच्छा, किन किन व्यक्तियों से इसने जो लैंड है वो छीन ली, तो हु हैव गॉट लैंड एज मिल्कियत, जिनके पास मिल्कियत के तौर पर लैंड होती थी उसकी ज़मीनें इसने छीन ली। और जिसको स्टेट ने प्रोवाइड किया था एज अ प्रॉपर्टी, रिवार्ड या ग्रांट, वो सारी प्रॉपर्टी इसने वापस छीन ली, पेंशन, वक्फ, इवन चैरिटेबल लैंड को भी इसने छीन लिया। एज अ रिजल्ट इसके अंतर्गत इंक्रीज हुआ क्या, खालिसा लैंड। खालिसा लैंड कौन सी होती है, ये हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, समझेंगे खालिसा लैंड क्या होती है और कैसे काम करती है। इसके अंतर्गत जो मार्केट रिफॉर्म थे या रेट कंट्रोल थे वो क्या क्या थे, तो इसमें इसने मलिक कबूल और ख़ासतौर से साहना यानी कि सुप्रिटेंडेंट, मलिक कबूल को इसने क्या बनाया, साहनाए मंडी या सुप्रिटेंडेंट ऑफ द मार्केट, और कंट्रोल दे दिया क्या है, किस चीज़ का, ऑल ओवर द मर्चेंट, अपॉइंटेड स्किल्ड स्टाफ फॉर सक्सेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो दुकानदार थे, व्यापारी थे, मर्चेंट थे, उन सब पर जो रेट कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन सिस्टम, उनको इम्पोज करने के लिए इसने मलिक कबूल को अपॉइंट किया एज ए साहना। साहना का मतलब होता है साहनाई मंडी, वैसे उसका ऑफिशियल का पूरा नाम था, उसको शॉर्ट में साहना कहते थे, साहनाई मंडी यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ द मार्केट। ठीक, अब कौन कौन से देखते हैं टैक्स, तो जैसे इसने घरी टैक्स लगाया किस पर, हाउसेज और हट पर। चराई टैक्स लगाया ग्रेजिंग पर, किसकी ग्रेजिंग पर, मिल्च एनिमल, दूध देने वाले जानवरों पर। इसके अलावा रामचंद्र देव जो रूलर ऑफ देवगिरी थे वो हार गए और उनको हराया मलिक कफूर ने। मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन का गुलाम था एक तरीके से, और मलिक कफूर को राय रायन की टाइटल दिया, किसने, अलाउद्दीन ने। मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समय फेमस थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत खंड काव्य लिखा इसी के टाइम में, और उसमें बताया कि किस तरह रानी पद्मिनी ने अपनी कई सारी सखियों के साथ आग में कूद गई थी और जौहर को प्राप्त किया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अलाउद्दीन खिलजी की अनेकों विशेषताओं में एक ये विशेषता है कि उसने अपने आप को धर्म के नियंत्रण में नहीं आने दिया, मतलब उसने स्टेट को कंट्रोल किया, धर्म को भी कंट्रोल किया, उसने अपने आप को अलग रखा, फ्री रखा उलेमाओं के प्रभाव से। सिकंदर सानी इनकी उपाधि थी। ठीक है, अच्छा, जफर खान इसका फेमस कमांडर था जो कि मारा गया था वाइल ड्यूरिंग फाइटिंग मंगोल्स के साथ युद्ध करते हुए जफर खान मारा गया था। और दीवान मुस्तक राज एक विभाग था
जिसको इसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया, और उसके मुख्य उद्देश्य थे कि वो किस तरह से अपने पावर को और अपने डिस्पोटिक स्टेट को ये पूरी तरह से नियंत्रण में रख सके। इन उद्देश्यों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया। अच्छा, लैंड टैक्स इसने मेजरमेंट के आधार पर लिए, और लैंड टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि 50% ऑफ यील्ड। यील्ड को उसमें कहते थे खराज। फर्स्ट टू डिसाइड रेवेन्यू, पहला ये रूलर था जिसने रेवेन्यू मामले में जो डिसीजन लिए वो एक्चुअल इनकम के आधार पर लिए। ठीक, कैसे? मेजरमेंट के आधार पर मापन किया, लैंड का मेजरमेंट किया, और ये ऐसा करने वाला इंडिया का पहला मुस्लिम रूलर था। मलिक कफूर, जो कि गुजरात विक्ट्री के दौरान अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को प्राप्त किया, और उसका कुछ और जो नाम था वो था हजर या दिनारी। किसका? कफूर का। अलाउद्दीन की जो 4 डिक्रीज थी वो क्या हैं? तो फर्स्ट, रिकवर्ड लैंड, जो कि सरकार ने किसी न किसी कारण से पेंशन, डोनेशन या गिफ्ट किसी भी कारण से किसी पीपल को, किसी पर्सन को दिया है, वापस ले लिया। इसने ऑर्डर दिया टू ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू रिकवर मैक्सिमम टैक्स फ्रॉम द ऑल द पीपल। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, बरीद बोलते थे। ठीक, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? बरीद। तीसरा, इसने नशा पत्ती बंद कर दी, इंटॉक्सिकेशन को बंद कर दिया, लाइक एल्कोहल, कैनबीज और जुआ, ये सब बंद कर दिया, नहीं चलेगा स्टेट में। इसके अलावा बैन्स ऑन फेस्ट, मैरिज, इसके अलावा सरदार एंड अमीर। तो इसने सरदारों और अमीरों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहे थे उन सबको इसने प्रतिबंधित कर दिया। त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी इस मामले में काफ़ी टाइट था। अच्छा, मुबारक शाह जो अलाउद्दीन खिलजी की बात बना, 1316 से 1320 के बीच में ये रूलर था, और इसने अपने आप को कैलिफ डिक्लेयर कर दिया। ठीक, एक से बढ़कर एक बड़े राजा थे। ठीक है, और इसने टाइटल लिया अल इमाम, देखो उल इमाम अल इमाम है ना, और खिलाफत अल्लाह, इसने इस तरह के टाइटल लिया है। दूसरा, नसूरुद्दीन खुसरो शाह। अब नसूरुद्दीन खुसरो शाह बनता है 1320 में रूलर। इसने खुतबा पढ़वाना शुरू किया अपने ही नाम का। इसने कन्वर्ट करवाया हिंदूज़ को मुस्लिम में। ठीक है, इसने कन्वर्जन करवाया हिंदूज़ को मुस्लिम में। इसके अलावा इस्लाम इन डेंजर, या ऐसा मानता था, इस तरह के स्लोगन देता था। ठीक है, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं अपने 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 अपोनेंट्स पर नियंत्रण रखता था। तुगलक डायनास्टी के बारे में कुछ बात करेंगे, तो जिसमें कि फर्स्ट रूलर जो तुगलक डायनास्टी का वो था गयासुद्दीन तुगलक, और ये अलाउद्दीन का कमांडर था। इसके अलग कुछ अन्य नाम थे, जैसे गाजी मलिक, एंड इसकी जो माँ थी वो हिंदू जाट थी, और इसके फादर थे वो तुर्क थे। ये बलबन का सर्वेंट रह चुका था, देखो ध्यान देना इन बातों को। और ये दीपलपुर का गवर्नर अपॉइंट हुआ अलाउद्दीन के टाइम में। इसके अलावा इसका जो मिलिट्री वर्क थे, सो ही बैनिस्ड मंगोल्स फ्रॉम इंडिया। इसने मंगोलों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया भारत से, और इसने टाइटल लिया मलिक अल गाजी। ठीक, मलिकुल गाजी। और इसने स्नैच दिल्ली को छीन लिया, किससे? खुसरो शाह से इसने दिल्ली को छीन लिया, यानी कि यही खुसरो शाह जो अलाउद्दीन की लीनियज से आते थे। इसके अलावा ये सुल्तान बना 1320 में, और उसके नाम थे गाजी बैग तुगलक या गाजी तुगलक। कुछ और बातें देखेंगे, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये यील्ड का 1/3 पार्ट लेता था, अलाउद्दीन 50% लेता था। याद रखना, तुगलक में ये 1/3 लेता था, यानी कि ये 33% लेता था। दिस वाज अलाउद्दीन, दिस वाज दिस। इसके अलावा फमाइन के बाद, ये फमाइन या सूखा या अत्यधिक बाढ़ की कंडीशन में ये लैंड टैक्स में वेवर भी देता था, छूट दे देता था, मतलब टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसने टैक्स फ्री ज़मीनें दी, किसको? जागीर्स को, टू द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स इंस्टेड ऑफ शेयर।
तो एक तरीके से शेयर देने के अलावा इसने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया कुछ जागीरों को। एंड इसने प्रोपोगेट किया नशक एंड बटाई सिस्टम। बटाई सिस्टम का मतलब लैंड को जो है टेनेंट को दे देना और उसके बदले में कुछ शेयर उनको देना। तो ये बटाई सिस्टम को किसने बढ़ावा दिया, तुगलक ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स के बीच में बाउंड्री क्या थी जो अलाउद्दीन के टाइम में एग्जिस्ट करती थी, तो रिवर रावी थी 1306 के आसपास। रावी रिवर जो है वो बाउंड्री का काम करती थी। अलाउद्दीन खिलजी हैड कोरोनेशन डन इन इनकम्प्लीट किलोखारी यानी कि किलूगढ़ी पैलेस में। इसके अलावा इसने बिल्ड किया क्या, कैकाबाद। कहाँ पे, वहीं पे जहाँ पे किलूगढ़ी या किलूगढ़ वो पैलेस था, वहीं पे कैकुबाद नाम का शहर बसाया। इसके इंस्क्रिप्शन में, इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन वॉल्स एंड मास्क ऑफ द गढ़ मुक्तेश्वर ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज कैलिफ असिस्टेंट। तो वो किसके लिए था, वो बलबन के लिए था। बलबन ने अपने आप को कैलिफ का असिस्टेंट गढ़ मुक्तेश्वर की दीवारों में नोट करवाया। इसके अलावा लीडर ऑफ ओनली रिविलियन इन बंगाल इन पीरियड ऑफ बलबन वॉज तरगिल खान। ये सूबेदार था बंगाल का, ये लीडर था रिविलियन का। किसके टाइम में रिविलियन हुआ था, बलबन के टाइम में। अलाउद्दीन फेमस जनरल जफर खान डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग विद मंगोल्स। द लव अफेयर ऑफ सुलेमान एंड क्वीन साहिबा। द लव अफेयर ऑफ सुलेमान एंड क्वीन साहिबा किसके टेक्स्ट में मेंशन है, तो अमीर खुसरो के टेक्स्ट में, ये याद रखेंगे। सुल्तान जिसने फिक्स किया लैंड टैक्स अप टू 50%, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि मोहम्मद इनके जो पूर्वज थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने 1/3 किया था, बट 50% के लिए अलाउद्दीन खिलजी और MBT मोहम्मद बिन तुगलक दोनों को याद रखेंगे। इब्न बतूता का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इब्न बतूता अफ्रीकन यानी कि मोरक्कन ट्रैवलर था और इंडिया आया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने इसे काजी के तौर पर इसे अपॉइंट किया दिल्ली सल्तनत में, और इसने चाइना भेजा अम्बासडर के तौर पर, सुल्तान की ओर से इसे भेजा गया, और इसने किताबुल रहला नामक किताब की रचना किया। और इसने डिस्क्रिप्शन मेंशन करता है पोस्टल सिस्टम के बारे में, जो सल्तनत पीरियड में पोस्टल सिस्टम था उसके बारे में इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि रहला में उपस्थित है। गोल गुंबज, तो गोल गुंबज का इतिहास ये है कि ये मोहम्मद आदिल साहब बीजापुर ने बनवाया था। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग इंडिया में है एंड लार्जेस्ट डोम है इन द वर्ल्ड, ठीक। और इसका जो आउटर पार्ट है वो एक कप की तरह है। इस्टेब्लिश क्या क्या करवाए गए, तो इस्टेब्लिश किया मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवाने अमीर को ही, ये कृषि का विभाग था, ये न्यू डिपार्टमेंट था अपने आप में, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेजर वर्क से रिलेटेड। इसके अलावा असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर दिया गया इसमें, एंड सब्जेक्ट टू मोर एंड मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को एग्रीकल्चर के दायरे में लाने के लिए ये प्रयास किया गया था। इसने कैपिटल बदला, कहाँ पे, दिल्ली से दौलताबाद किया, ठीक। और इब्न बतूता के स्टेटमेंट है ये काम इसने दिल्ली के लोगों को पनिश करने के लिए किया था, ऐसा इब्न बतूता कंफर्म करता है। लेकिन के निज़ामी का स्टेटमेंट ये कि देवगिरी का नेम ही चेंज करके दौलताबाद किया गया था। तो दोनों बातें याद रखेंगे। देवगिरी जो यादवों की देवगिरी थी उस समय, उसको नाम चेंज करके दौलताबाद किया गया, और ये दिल्ली के लोगों को पनिश करने के लिए किया गया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन सुल्तान फर्स्ट सुल्तान है, मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट सुल्तान है जिसने कि पार्टिसिपेट किया हिंदू फेस्टिवल होली में, और इसने अपॉइंट किया नॉन टर्क्स को, यानी कि नॉन तुर्कों को, गैर तुर्कों को अपॉइंट किया, एंड इंडियन मुस्लिम्स को अपॉइंट किया गवर्नमेंट पोस्ट में। इसके अलावा बर्निंग बिटर क्रिटिक जिसको कहा जाता है, और बर्निंग बिटर क्रिटिक जो है उसको भी इसने अपॉइंट किया। बदायूनी का स्टेटमेंट क्या है कि द सुल्तान हु फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड दे
फ्रॉम द सुल्तान, यानी कि वो सुल्तान जिसने खुद को जनता से आज़ाद किया और जनता जिसने सुल्तान से खुद को जनता को जिसने आज़ाद किया वो है मोहम्मद बिन तुगलक। कब? जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है। तो मोस्ट एजुकेटेड अमंग ऑल दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर थे उनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों में कौन कौन से वर्ड इंस्क्राइब किए गए इनके टाइम में? तो अल सुल्तान जिल्ले इलाही एंड सुल्तान शैडो ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है सुल्तान इज शैडो ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है ये है मोहम्मद बिन तुगलक का डिस्क्रिप्शन। गॉड इज सपोर्टर ऑफ सुल्तान, गॉड भी सुल्तान को सपोर्ट करता है। गोल्ड कॉइन इसने इशू किया जिसका नाम था दिनार। ये इब्न बतूता इस बात को कंफर्म करता है। और इसके 5 मेन स्कीम्स हैं अकॉर्डिंग टू बर्नी, जो कि बर्नी लिखता है। टैक्स इंक्रीज इन दोआब, देवगिरी डिक्लेयर्ड कैपिटल, टोकन करेंसी, खोरसान में आक्रमण करना और कराचिल कैंपेन। ये 5 मेन जो डेवलपमेंट है वो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, जिसको बर्नी कंफर्म करता है। ओके, कुछ इसके ऑफिसेस के बारे में और हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसने एक ऑफिस बनाया किसके लिए? इंक्वायरीज ऑफ एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन, HR डिपार्टमेंट टाइप का। एंड एम्प्लॉय किया मोर एंड मोर पीपल को इसमें जॉब दिया। ये बात है फिरोज शाह तुगलक के लिए। ठीक, फिरोज शाह तुगलक के लिए। अब फिरोज शाह तुगलक कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ना दारुल सफ़ा नाम का ऑफिस भी एक इस्टेब्लिश करता है। दारुल सफ़ा मेनली होता है अस्पताल बनाना। इसने खैराती अस्पताल बनाया, फ्री में अस्पताल की सेवाएं दी। और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड हकीम वहाँ पे अपॉइंट किए, जो पढ़े लिखे हकीम थे उस समय के, उनको वहाँ पर अपॉइंट किए। इसने ट्रांसलेशन विभाग बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ट्रांसलेट किया पर्शियन स्क्रिप्ट से और संस्कृत स्क्रिप्ट से चीज़ों को इस्लामिक लैंग्वेज में, ख़ासतौर से पर्शियन में संस्कृत टेक्स्ट को जो ट्रांसलेट करवाए, वो इसका मेन काम है। दीवान खैरात, अब खैरात से पता चलता है मुफ्त का बांटना। तो ये गरीब मुस्लिम, ऑर्फन वूमन, विडोज़, इन सब के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम दिया। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ मैरिजेस, गरीबों की शादियां करवाई, खासतौर से मुस्लिम गर्ल्स की। अरेंजमेंट ऑफ हज, जो लोग हज जाना चाहते हैं उनको सरकारी खर्च से भेजने का इसने प्रस्ताव दिया। दीवान बंदगान, इसने जो है वो गुलामों के लिए, स्लेब्स के लिए एक अलग विभाग बनाया जिसमें स्लेब्स को रखा जाता था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसने बनाए और 300 नए शहरों की स्थापना इसके टाइम में हुई, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये महत्वपूर्ण है। बंगाल कैंपेन में पांडुआ द न्यू नेम ऑफ फिरोज पता चलता है कहाँ पे? बंगाल कैंपेन में। और एकडला द न्यू नेम ऑफ आज़ादपुर। इसके अलावा चीफ आर्किटेक्ट एंड फिरोजाबाद को पडौना और वो पांडुआ एंड आज़ादपुर को एकदला, ये 2 नए नाम हैं अब जो पॉपुलर हैं। इसके अलावा चीफ आर्किटेक्ट इनके टाइम में थे मलिक गाजी साहना। ठीक, याद रखना ये फैक्ट। और गिव बिग कैनल, बड़ी बड़ी नहरें इसने बनवाई। इसके अलावा इसने ब्राह्मण्स पर जजिया लगाया। 1200 नए फ्रूट गार्डन बनाए। कहाँ पे? दिल्ली में। 2 पिलर ऑफ अशोका ब्रॉट टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ एंड टोपरा। करंट टोपरा कहाँ पे है? तो ये करंट अम्बाला को ही टोपरा कहा जाता है। तो अम्बाला से और मेरठ से ये अशोक के 2 पिलर कहाँ पे लाए गए? दिल्ली में। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा ये याद रखना, टोपरा आजकल अम्बाला को कहा जाता है। हक्के सर्व, ये क्या था? ये फर्स्ट सुल्तान था जो दिल्ली का जिसने कि इरिगेशन पर टैक्स लगाया। हक्के सर्व मतलब सिंचाई पर हक लेना, टैक्स लेना। यील्ड यूजिंग वाटर फ्रॉम रॉयल कैनल एंड 1/10 पार्ट पेबल टू गवर्नमेंट, और उसके बदले में 1/10 हिस्सा उपज का गवर्नमेंट को देना पड़ता था, मतलब सुल्तान लेता था। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट रूलर था तुगलक डायनास्टी का। एंड इसने इस्टेब्लिश किया ख्वाजा जहाँ। इसने ये सूबेदार था पंजाब खिजर खां को, एंड उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दिया था। इसके अलावा चैलेंज ऑफ नुसरत शाह इसके समय हुआ। इन्वेजन ऑफ तैमूर इसके टाइम में हुआ। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तैमूर किसके टाइम में भारत पे आक्रमण करता है पहली बार? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा समय में। एंड इसने अपने आप को
शहंशाह फ्रॉम द पैलेस टू पालम, यानी कि दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू पालम का शहंशाह अपने आप को बोलता था, क्यों? छोटी टेरिटरी थी, इस वजह से। एंड ऑफ तुगलक डायनास्टी इन्हीं के टाइम में हुआ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। उस समय नसरुद्दीन तुगलक रूलर हुआ करता था, और नसरुद्दीन तुगलक का रूल जो है वो डिस्टेबलाइज किया किसने? तैमूर के अटैक में, तिमूर जिसको बोलते हैं। एंड दौलत खां वो सक्सीड करता है इसी समय में एज अ सुल्तान बाई दिल्ली सरदार्स, एंड खिजर खां डिफीटेड दौलत खां जो कि दिल्ली का सुल्तान था, अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ लाहौर। इसके बाद खिजर खान लाहौर का सूबेदार अपॉइंट होता है। एंड इसने एक्वायर किया दिल्ली सल्तनत 1414 में, और इसने सैयद डायनास्टी की स्थापना की खिजर खान ने। ये आपके काम का है। लोधी डायनास्टी, तो हम लोग बहुत जल्दी जो है दिल्ली सल्तनत आज जरूर ख़त्म करेंगे। तो लोधी डायनास्टी इस्टेब्लिश हुई 1451 में, आफ्टर बहलोल शाह गाजी या बहलोल लोधी, जो कि जौनपुर इनके टाइम में सबसे फेमस सेंटर था। तो हम बहलोल लोधी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कि अपॉइंटेड थर्ड सन एज ए निज़ाम खान सक्सेसर बिफोर हिज डेथ। इसने अपने सन तीसरे बेटे निज़ाम खान को अपनी मृत्यु से पहले ही सक्सेसर घोषित कर दिया। अच्छा, बहलोल लोधी के टाइम में बहलोली क्वाइंस फेमस थे, जो कि अकबर के पहले तक नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थे। हिंदू सरदार जो इसके कोर्ट में थे, तो रवि करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह सिंह, इसके अलावा राय त्रिलोक चंद्र, इसके अलावा राय दादू, ये मेन सरदार थे जो इसके समय में, बहलोल लोधी के समय में इसके कोर्ट में थे। कहने का मतलब कि ये नॉन मुस्लिम्स को भी ये जगह देता था। लोधी डायनास्टी निज़ाम खान सिकंदर शाह जो कि सुल्तान बनता है लोधी डायनास्टी में 17 जुलाई 1489 को। एंड ये ग्रेटेस्ट रूलर था लोधी डायनास्टी का, कौन? निज़ाम खान सिकंदर शाह जो अपने आप में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था लोधी डायनास्टी का। इसने इसी को सिकंदर लोधी भी कहा जाता है, और इसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक, आगरा को इसने इस्टेब्लिश किया, उसे कैपिटल बनाया। अकबर से पहले किसने आगरा को कैपिटल बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। इसने गजे सिकंदरी एक मेजरमेंट यूनिट की शुरुआत की, और फारहंज सिकंदरी आयुर्वेदिक लिटरेचर, फारहंज सिकंदरी जो कि ट्रांसलेट हुआ पर्शियन में। तो फारहंज सिकंदरी क्या था? आयुर्वेदिक लिटरेचर था जो कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से। इसके अलावा लजत सिकंदर शाही ये बुक ऑफ म्यूजिकोलॉजी था, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड बुक था। क्या? लजत सिकंदर शाही। एंड इसने ये शहनाई का बहुत शौकीन था, जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट है ना म्यूजिक का, वो उसका शौकीन था सिकंदर लोधी। एंड इसने पोएम लिखी पेन नेम गुरलिखी से। इसका जो पेन नेम था गुरलिखी, उसी नाम से इसने कविताएं लिखी। इब्राहिम लोधी के बारे में कुछ और बात करेंगे। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी लास्ट लोधी रूलर था जिसका बाबर के साथ आक्रमण होता है, इसको हम अभी कवर करते हैं। तो इब्राहिम लोधी 1518 में रूलर बनता है, और खतौली का युद्ध इसने लड़ा था किससे? महाराणा सांगा से। इसमें इब्राहिम लोधी की डिफीट होती है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें कि बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाएं आमने सामने थीं। इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है, और बैटल के टाइम में ही मारा जाता है। बाबर यहाँ से एंट्री करता है इंडिया में। फरिश्ता जो कि उस समय के एक फेमस लेखक था, उसने लिखा कि इब्राहिम लोधी फॉट टिल हिज डेथ एंड डाइड लाइक अ सोल्जर, सिपाही की तरह उसकी मृत्यु हुई। अकॉर्डिंग टू नियामतुल्लाह, नो अदर सुल्तान डाइड इन द बैटल ग्राउंड एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम। नियामतुल्लाह लिखता है कि सुल्तान इब्राहिम लोधी के अलावा कोई और रूलर नहीं था जो कि युद्ध में बीच युद्ध के दौरान मारा गया हो। अच्छा, एक बात, ये सब सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे कवर की। इसके हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक, उससे पहले अगर आप यूपीपीएससी के यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक, तो आपको
गूगल प्ले स्टोर में जाकर दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस सर्च करना चाहिए, ठीक है, द कॉन्सेप्चुअल क्लासेस सर्च करना चाहिए। और ये ऐप हमारा डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल नंबर ईमेल से रजिस्टर करो और मात्र 999 में आपको पूरे 18 टेस्ट मिलेंगे। 18 टेस्ट, सभी टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के टाइम में, और 7 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे। इसके अलावा 8 टेस्ट होंगे फुल लेंथ और 3 टेस्ट होंगे CSAT के, ठीक, 18 टेस्ट हैं टोटल। तो इसे 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 नियर भी, इसके आसपास भी कोई प्राइस में कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टेस्ट सीरीज अक्रॉस द स्टेट, इस जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें खास तौर से आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी UPSC के लिए और BPSC के लिए। हमारे चैनल पे BPSC के लिए भी अवेलेबल है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 8899 70 75 70, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। यहाँ से आपका ख़त्म होता है सल्तनत पीरियड। थैंक यू।